जय माता की मित्रों, राशियों के पाठ चल रहे हैं, उसी में आज बात करते हैं कन्या राशि का फल अक्टूबर महीने का। तो अक्टूबर महीने में जैसे आप देख ही रहे हैं, मैंने कन्या राशि की कुंडली लगाई हुई है और 1 अक्टूबर सुबह 7 AM की कुंडली बना के यहाँ पे लगाई हुई है बोर्ड में। और जैसा कि अक्टूबर में बहुत से ग्रह इधर से उधर हो रहे हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। 2 तारीख को बुध वक्री कन्या में प्रवेश होंगे, क्योंकि फिलहाल तुला में है, वक्री है बोल के वापस कन्या में आएंगे। और 20 तारीख को मार्गी भी होंगे और अस्त भी हो जाएंगे। 3 तारीख को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में जाएंगे। फिलहाल शुक्र आपके तुला राशि में ही है। 11 तारीख को शनि और गुरु दोनों मकर राशि में वक्री चल रहे हैं पिछले महीने से, तो शनि भी मार्गी होंगे 11 तारीख को। 18 तारीख को सूर्य कन्या राशि से निकल के तुला में प्रवेश करेंगे। 19 तारीख को गुरुदेव मार्गी होंगे। अब लगन में आपके मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं, तो वो पिछले महीने से ही बैठे हुए हैं, मैंने उसमें भी बताया था आपको। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फल मंगल और सूर्य का खासकर स्वास्थ्य की दृष्टि से मिल रहा होगा। स्वास्थ्य उत्तम, दिमाग में कोई परेशानी नहीं। ये अलग बात है कि हल्की फुल्की कुछ बातें, चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, तो वो सब थोड़ी बहुत हो सकती है। बाकी पराक्रम की दृष्टि से देखो आप, या स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो आप, तो उसमें बहुत कुछ आपको अच्छा फल मिल रहा होगा। हालांकि इस समय शायद मैंने बताया होगा कि थोड़ा धारदार हथियार हो या और कोई चीज़ हो, उससे थोड़ी दूरी बना के रखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सूर्य देव यहाँ से 18 तारीख को तुला राशि में चले जाएंगे, और तुला राशि से शुक्र देव 3 तारीख को ही निकल जाएंगे, वो वृश्चिक में आ जाएंगे। तो वहाँ पे आपको तुला राशि में सूर्य और बुध का योग बन जाएगा, जो आपकी वाणी की दृष्टि से तो अच्छा होगा 18 तारीख बाद में। लेकिन कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे परिवार में छोटी मोटी कुछ आ सकती है, धन संपत्ति कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। यहाँ पे सूर्य देव के बैठने की वजह से थोड़ा अष्टम स्थान में भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे आपके जो डेली की या रोज़मर्रा की इनकम होती है उसमें कुछ ब्लॉकेज आ सकती है। और कुछ समय तक, जैसे आप कोई स्टूडेंट है या कोई बिजनेसमैन है, तो कुछ फैसले यहाँ पे आपके गलत हो सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि इस पीरियड में, खासकर 18 तारीख बाद में, वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखें, और कोई भी निर्णय करें तो सोच समझ के करें। खुद के नहीं समझ में आ रहा है तो अपने जो भी वेल विशर है, जो आपके लिए अच्छे हैं, आपका हित ही सोचते हैं, खासकर माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे या परिवार, भाई बहन जो भी है, उनसे पूछ कर कोई कार्य करें। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से तो मंगल रहेगा, इतना कोई प्रॉब्लम वाला चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समय तक, जब तक सूर्य यहाँ पे गोचर है, तब तक थोड़ा ध्यान रखें। राहु आपके भाग्य स्थान में गोचर है, और गुरु और शनि पंचम स्थान में है। तो ज्ञान के मामले में इस समय में आपकी अंदर की जो ज्ञान की अनुभूति रहेगी वो बहुत सुंदर रहेगी। परिवार में बच्चों से अच्छा ट्यूनिंग इस समय में आपका रहेगा। पिछले कुछ समय से बच्चों के साथ हो या कुछ बिजनेस संबंधी कोई प्रॉब्लम आपको रही होगी, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही वक्री थे, उससे छुटकारा अब मिल जाएगा, क्योंकि 11 तारीख को शनि मार्गी हो जाएंगे। तो शनि का जो ज़रूरत से ज़्यादा जो इफेक्ट मिल रहा था, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। और गुरु 6-7 दिन तक वक्री रहेगा, तो गुरु का प्रभाव कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो इस समय में अगर कोई स्टूडेंट वगैरह है और कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो क्रैक करेंगे, या कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं तो उसमें क्रैक होगा।
उसमें भी सफल हो सकते हैं। और कोई नया बिजनेस का कोई आइडिया है, या आपके बच्चे कोई एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो सर्विस के मामले में बच्चे हो या एजुकेशन वाले हो, दोनों के लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि मेरा बच्चा एग्ज़ाम दे के आया, वो पास होगा कि नहीं होगा तो उसका 100% चांस है पास होगा। और बच्चे के अगर है और बच्चा एग्ज़ाम दे के आया है, वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो उसका भी 100% चांस है कि वो आगे बढ़ेगा। राहु आपके भाग्य स्थान में गोचर है, जो पिछले 1 साल से आपको प्रॉब्लम देते हुए आ रहे हैं। और शनि की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस हो रही होगी, खासकर इनकम के क्षेत्र में। ये आप कोई काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं और पैसा रुक जाता है, टाइमली नहीं मिलता है। पैसे की और मेंटली थोड़ी हरेसमेंट पिछले साल भर से सबको ही चल रही है, आपको भी चल रही होगी। उसका मैं बहुत बार कारण बता भी चुका हूँ कि राहु और शनि दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर हो रहे हैं। उससे छुटकारा आप मिलेगा, तो आप अलर्ट रहिए और आने वाले समय का स्वागत कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट 11 तारीख बाद में आपको मिलने वाला है। और बहुत कुछ सफलताएं इस पीरियड में जो आपकी रुकी हुई थी, चाहे एजुकेशन वालों की हो, चाहे पढ़ाई करने वाले बच्चों की हो, चाहे बिजनेस करने वालों की हो, 11 तारीख बाद में सबको बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय में मिलेगा। चंद्रमा के विषय में मैं बोलता नहीं हूँ, हर पार्ट में बताता हूँ ये बात, क्योंकि चंद्रमा 2.25-2.5 दिन में घर चेंज हो जाता है। तो चंद्रमा का मैंने लिखा हुआ है, पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें भाव में शुभ गोचर होता है। तो पहला तो आपका लगनी हो गई, तीसरा आपका वृश्चिक राशि होगी, और छठा आपका कुंभ राशि होगी, 7वां आपका मीन राशि होगी, और 10वां आपका मिथुन राशि, और 11वां आपकी कर्क राशि। तो इन स्थानों पे 2.25 दिन में वो जैसे ही घर चेंज करके इन स्थानों में आते हैं, उस समय में चंद्रमा का शुभ गोचर बोला जाएगा। और चंद्रमा का शुभ गोचर का मतलब है कि आपका जो दिमाग है वो अच्छा रहेगा। आप बिजनेस संबंधी कोई फैसले करते हैं तो उनमें सफलता मिलेगी, या आप घर से संबंधित कोई फैसले करते हैं तो उनमें सफलता मिलेगी, या आप कोई सर्विस वगैरह कर रहे हैं और आप कोई ऐसा कुछ प्रोजेक्ट या ऐसा कोई काम आप लेना चाहते हैं अलग से, तो इस शुभ गोचर में अगर आप लेते हैं तो उनमें सफलता का चांसेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। राशि या गोचर का इफेक्ट आदमी को अपनी दिनचर्या में होता है। इसका लॉन्ग इफेक्ट आपकी दशा महादशा पे डिपेंड करता है, बाकी जन्मपत्री में ग्रह कैसे प्लेस है उन पे डिपेंड करता है, लेकिन गोचर का अपना इफेक्ट होता है। अगर शुभ गोचर अशुभ गोचर है और आपके योग कारक ग्रह भी अगर अशुभ गोचर में चल रहे हैं और आपकी दशा शुभ है, अच्छी महादशा चल रही है, लेकिन गोचर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर उस दशा महादशा का फल अच्छा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई भी दशा महादशा या कोई भी अच्छा समय जिसको बोला जाता है, उसका फल हम लोगों को गोचर के द्वारा ही मिलता है। और गोचर ही हम लोगों को वो फल प्रदान करता है जिसके हम लोग हकदार हैं। दशा हम लोगों को ये इंडिकेशन करती है कि इस समय में, इस पीरियड में आपके लिए अच्छा होगा हर क्षेत्र में, लेकिन वो कब होगा ये डिसाइड गोचर करता है। तो गोचर के विषय में मेरे बहुत पाठ अपलोड किए हुए हैं, शुभ गोचर अशुभ गोचर, सप्तशलाका से कैसे देखें, नक्षत्र के विषय में तो दुनिया भर के पाठ मेरे दिए हुए हैं। आप अगर अपनी प्रेडिक्ट आने वाले कुछ समय के लिए नोट करना चाहते हैं तो आप उनको सुन के अपने हिसाब से एक नोटिंग करके अपने पास रख लें, और उस पीरियड के हिसाब से शुभ है उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, और कोई समय अगर खराब है तो उसके बारे में नोटिंग करके रखने से अपने को जस्ट इतना फायदा होगा कि उस समय में हम लोग कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि शांत रहेंगे उस समय में, फालतू के कोई लफड़ों में नहीं पड़ेंगे, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, जो भी काम हम लोगों के पास है उसी को कंप्लीट करने में ध्यान देंगे। कोई नए क्षेत्र में हम लोग न तो इन्वेस्ट करेंगे न जाएंगे। अब सपोज कोई एग्ज़ाम देना है या कोई सर्विस चेंज करनी है कि हम लोगों को यहाँ से वहाँ ज़्यादा फायदा होगा, तो अगर हम लोगों का अशुभ गोचर है तो रुक जाइए
और शुभ गोचर है तो तुरंत चेंज कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। तो गोचर का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। गोचर को ध्यान में रख के अगर प्रिडिक्शन हम लोग समझे अपनी जन्म पत्री के बारे में, तो राशियों का नक्षत्र जैसे डेली परिवर्तन होते हैं और आपके नक्षत्र के हिसाब से ये गोचर आपके लिए कितना शुभ फलदायी है उसको उसके द्वारा ही पता किया जा सकता है। तो उसके बारे में बहुत कुछ मेरा बताया हुआ है, आप उनको अध्ययन कीजिए, सुनिए और उसके हिसाब से अपना एक नोटिंग कर लीजिए। बाकी कन्या राशि के लिए मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना बहुत उत्तम है। स्वास्थ्य में इतनी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, केवल थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना है कि कुछ पहले पिछले पार्ट में भी शायद मैंने बताया था, थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखें और धारदार हथियार जितने भी हैं या व्हीकल है, दो पहिया वाहन जैसे बाइक वगैरह है और तो उनके साथ थोड़ी सावधानी रखें। मैं तो बोलता हूँ कि कम से कम 1 महीने तक थोड़ा दूर रहे उनसे। बस को यूज करें या अपनी कोई पर्सनल गाड़ी है तो उसको यूज करें, मोटरसाइकिल या स्कूटर वगैरह से थोड़ी सावधानी रखिए। बाकी भोलेनाथ का नाम लीजिए, उसकी पूजा कीजिए, जब भी मौका मिले, जलधारा हो, दुग्ध धारा हो, वहाँ पे जाइए। उसका ग्रहों का इफेक्ट अगर कम करना है, खराब या फिर अच्छे को और अच्छा करना है, तो सबसे अच्छा काम आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए। उससे अच्छा कोई भी काम नहीं है, क्योंकि बाकी सब पूजा में नियम है और समय है, तिथि है, बहुत कुछ देखा जाता है। लेकिन महादेव की पूजा में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि भाव सब पूजा में ही देखा जाता है, लेकिन महादेव के पास जाते हैं तो एक अलग टाइप की अनुभूति इंसान को होती है, मेरे को तो होती है। और बाकी आप लोगों पे ऊपर है, किसी की भी कीजिए, चाहे महादेव हो, विष्णु हो, लक्ष्मी हो, माता हो, लेकिन भाव अच्छे रखिए। वो करते समय थोड़े मन के भाव पवित्र होने चाहिए। आपका तन पवित्र बाद में मैटर करता है, मन पवित्र पहले मैटर करता है। तो ग्रहों के गोचर का इफेक्ट और ग्रहों के नक्षत्रों का इफेक्ट सब कुछ डिपेंड करता है हम लोगों की खुद की दिनचर्या पे। उसको संभालें और उसके हिसाब से कार्य करते हैं तो अशुभ का फल न्यून हो जाता है और शुभ का फल हम लोगों को बढ़ जाता है। केवल अपने को ये पता होना चाहिए कि आज का ये दिन हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। चंद्रमा से पता करें और नक्षत्र के द्वारा पता करें। तो चंद्रमा का मैंने बता दिया आपको, शुभ गोचर कहाँ कहाँ होता है, और नक्षत्र के द्वारा मेरे पाठ अपलोड किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप नोटिंग कर लें। तो आशा है मित्रों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय माता।